नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं केतु का आध्यात्म। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमने राहु का रहस्य नाम से एक पूरी सीरीज चलाई थी। उसमें राहु विभिन्न नक्षत्रों में, ख़ास तौर से नक्षत्रों में, ऑफकोर्स राशियाँ तो वहाँ होती ही हैं, हर नक्षत्र में 2.25 राशियाँ होती हैं, और उन नक्षत्रों में क्या रोल होता है राहु का, इसकी हमने विस्तार से बात की थी। और आज हम केतु की सीरीज, केतु का आध्यात्म, और शुरू में हमारा था राहु का रहस्य, ऐसे भी कह सकते हैं, राहु का रहस्य और केतु का आध्यात्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ था हज़ारों लाखों साल पहले, और वहाँ पर जब अमृत निकला तो उसको लेकर देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया, युद्ध की स्थिति आ गई। तो उस युद्ध की स्थिति को टालने के लिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी विश्व सुंदरी का रूप रखा और देवताओं को एक पंक्ति में और दैत्यों को एक पंक्ति में बैठा के अपने रूप के जादू के द्वारा देवताओं को तो अमृत देना प्रारंभ किया और राक्षसों को मदिरा, दारू, जिसके वो बेहद शौकीन हैं। इस पूरे प्रोसेस में राहु नाम का दैत्य जो है वो इस षड्यंत्र को समझ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि राहु षड्यंत्रकारी नहीं है, बल्कि जो षड्यंत्र हो रहा है उसको समझता है। तो उस रहस्य को समझता है वो कि यहाँ तो गड़बड़ हो रही है और अमृत जो है देवता पी रहे और दैत्यों के हिस्से में मदिरा आ रही है। तो राहु चुपचाप से देवता का भेष बदल के उस पंक्ति में बैठता है और अमृत पान कर लेता है। उसके तुरंत बाद भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं और उसी क्षण से राहु और केतु छाया ग्रह के रूप में अपने अस्तित्व में आते हैं। अब आज हम बात करेंगे केतु की। कहानी सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए थी। अब राहु के पास 4 इंद्रियां हैं, जिसमें से वो देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है, और चौथी इंद्री जो है वो सूंघना है। तो 4 इंद्रियां उसके पास हैं, जबकि केतु के पास सिर्फ एक, वो है स्पर्श या टच। इन 4 इंद्रियों के अभाव में केतु के पास बचा सिर्फ सेंसेशन, स्पंदन। 4 इंद्रियां तो राहु के साथ गई। ये भी बड़ी अजीब बात है कि इन 4 इंद्रियों की जिनकी बात कर रहे हैं उसमें आंखें भी हैं, कान भी है, मुंह भी है और नाक भी है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श या सेंसेशन नहीं है। और सेंसेशन के बिना ये 4 इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण हैं। और केतु के पास सिर्फ एक है, सेंसेशन, टच। राहु की जो 4 इंद्रियां हैं उसे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है या जो बहिर्मुखी वर्ल्ड है, बाहरी दुनिया है, उसके बारे में उसको विशेष बना देती है। तो राहु क्या काम करता है? जिस आदमी का राहु एक्टिव हो वो क्या काम करता है? वो दूर बैठा हुआ कुछ लोगों के माहौल में बैठा हुआ है, मान लीजिए 5-6 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ वो अकेला दूर बैठा हुआ है और कोई आदमी बोल रहा है, तो राहु वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका मंतव्य क्या है। और कोई आदमी को ढूंढ रहा है तो तत्काल समझ जाएगा ये क्या ढूंढ रहा है। और कोई आदमी कान लगा के सुन रहा है तो भी समझ जाएगा कि क्या सुन रहा है। और घरों में आपने देखा होगा, अगर कोई कुछ खाना बन रहा हो, कोई आदमी सूंघ रहा हो, तो स्त्रियां बता देती हैं कि क्या क्या ढूंढ रहे हैं महाराज।
तो ये 4 इंद्रियां राहु को एक्सटर्नल वर्ल्ड का बॉस बनाती है। तो इसलिए वो सीक्रेट जानता है, औरों के सीक्रेट जानता है, अपने तो जानता ही, औरों के जानता है। ये खास बात राहु की। इन सब गुणों से सुसज्जित होने के कारण राहु दूसरे व्यक्ति का साइक समझ जाता है और उसका मंतव्य समझ जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं राहु पहले सीक्रेटिव है, रहस्यमयी है, और उसके बाद में मिस्टीरियस है। अब इधर बात करते हैं केतु की। केतु के पास टच है, वाइब्रेशन है, स्पंदन है। इसलिए हम कई बार देखते हैं केतु के कारण आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इल्यूजन में रहता है, फॉल्सहुड में रहता है, धोखे में रहता है, और उस धोखे में बहुत सारे झंझट मोल लेता है और दिशाहीन होकर सब तरफ भागता रहता है। और 4 इंद्रियों का अभाव कहीं ना कहीं उसे खटकता भी है, उसकी कमी भी है। लेकिन जो उसके पास एक टच है वो उन सारी इंद्रियों से कहीं ऊपर है। माना कि इन इंद्रियों के अभाव में केतु एकदम जजमेंट नहीं कर पाता, वो कर ही नहीं सकता, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना बोल सकता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता। लेकिन जो उसका एक टच है वो इटर्नल है, उसका कोई हानि नहीं है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जब वो माँ की गोद में आता है तो उसके बाद टच है। उस टच को कभी नहीं भूलता। कितना बूढ़ा हो जाए कोई भी व्यक्ति, उस टच से कोई दूर हो ही नहीं सकता, उस वाइब्रेशन से, उस स्पंदन से। तो वो टच उसके पास है। जब बच्चा पैदा होता है ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, और ना ही वो दिख सकता है। इन सब चीज़ों के अभाव में जो माँ का, गोदी का, बाहों का, सीने का जो स्पर्श है, जो वाइब्रेशन वहाँ से प्राप्त होता है, जो सेंसेशन वहाँ से मिलता है, तो बच्चे को लगता है कि वो पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया। वो कमी उसको हर जगह पूरी ज़िंदगी में मिलती है। और यह कमी कैसे कैसे उसके जीवन में रोल करती है, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे जब हम राशियों की बात करेंगे कि ये जो टच है वो कहाँ मिस करता है और उसके लिए क्या क्या सोपान करता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो उसका पूरा व्यक्तित्व या बन जाता है, बिगड़ जाता है। ये बात तो बाद में करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केतु के आध्यात्म की। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं या साइंस है, वो कहती है कि हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टिश्यूज़ हैं और हर एक टिश्यू की मेमोरी जो है वो हमारे पूरे ब्रेन की मेमोरी से ज़्यादा है। चौंकेगा मत, ऐसा ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। तभी तो जब कभी आपके हाथ में कट लग जाता है तो या छिल जाता है, ब्रेन को तो खबर भी नहीं होती, वो हील होना शुरू हो जाता है। छोटा मोटा कट हो तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की, अपने आप हील हो जाता है। बड़ा कट हो, गहरा कट हो, तब भी डॉक्टर क्या करता है, उसको जोड़ देता है, टाँके लगा के जोड़ देता है। या हड्डी टूट जाए तो उन 2 हड्डियों को जो मिला देता है और प्लास्टर चढ़ा देता है। और हड्डी जुड़ती कैसे है? अपने आप। घाव भरता कैसे? अपने आप। वो घाव इसलिए भरता है कि उस टिश्यू की मेमोरी है मुझसे जुड़ने की, वो अलग नहीं रह सकता। और जब भी हमारे जीवन में हमारे ये टिश्यूज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर बॉडी ज़िंदा नहीं रह पाती। तो हमारे टिश्यूज़ में ज़्यादा मेमोरी है बजाय हमारे ब्रेन की। और ये जो टिश्यूज़ की मेमोरी है ये उसको जोड़ने का काम करती है। इसीलिए और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी ज़बान होती है, जीभ होती है, जिह्वा होती है। और उसमें छोटा छोटा घाव हो जाए पता ही नहीं चलता, कितना वहाँ का सलाइवा बैक्टीरिया होते हैं और टिश्यू की मेमोरी होती है, कनेक्ट करता है। अब कल्पना कीजिए आप, एक व्यक्ति का सर कट गया है, वो धड़ है,
और जब यहाँ धड़ है, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर मतलब योद्धा भी होगा, थोड़ी देर तलवार चला रहा होगा, लड़ रहा होगा, भाग रहा होगा, लेकिन फिर ये टॉर्सल जो है धड़ गिर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि केतु ने अमृत पी लिया है। अमृत पीने से उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेंट है, एनर्जेटिक है और पूरे फोर्स के साथ है। अब केतु को ये समझ में नहीं आता कि इस फोर्स का करूं क्या। इस अद्वितीय फोर्स से वो अपने को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जानना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ। राहु तो अलग हो गया, हेड लेके, उसका अपना साम्राज्य हो गया। केतु क्या करे, अलग हो गया। और जब भी हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है तब उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, और केतु के पास तो अद्वितीय एनर्जी है, ख़त्म ही नहीं होती। जितनी कंज्यूम करे उतनी और क्रिएट हो जाती। तो वो उस एनर्जी से परेशान है और अब वो अपने को खोज रहा है, अपने को जान रहा है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे। अब उसको समझ में आता है, समझ में तो आता नहीं, सेंसेशन होता है, वेव्स उसको मिलती हैं, वेव से कनेक्ट है वो, तो वेव्स मिलती हैं, सेंसेशन मिलती है, एक दिशा में चल देता है, पागलों की तरह से दौड़ता है। अब सारे हथियार लेके भागता है, भागता चला जाता है, भागता है। मान लीजिए एक दिशा में जंगल से मिला, डेंस जंगल है, उसमें जा रहा है वो, और वहाँ खरोंचे लग रही हैं, कट लग रहा है, उसे पता ही नहीं हो रहा, उसे पेन ही नहीं होता, वो भर जाते हैं, लेकिन वो एग्जॉस्ट होके वो परेशान हो जाता है, वहाँ पर पड़ जाता है। वो क्या करे, और कुछ देखने को, समझने को, सोचने को है नहीं। तो वहाँ से फ्रस्ट्रेट होके, फैटिक होके, दुखी होके वो एक दूसरी दिशा में जाता है। दूसरी दिशा में जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो तो समुद्र के ऊपर बीच में खड़ा हो गया। अब समुद्र में खड़ा हो गया, वो खड़ा है वहाँ पर। अब वहाँ क्या करे, उसे एहसास हो रहा है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, सेंसेशन है उसके पास। सेंसेशन में पूरी मेमोरी में, जैसे बोला हर टिश्यू मेमोरी है, पैरों के पास भी मेमोरी है, हाथ पे मेमोरी है, उसको टांगों में मेमोरी है, तो उसको सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता, महसूस कर सकता है। वहाँ से जब वो समुद्र में के टॉप पे जाकर, मध्य में जाकर दुखी हो जाता है, फिर वो एक और दिशा पकड़ता है जहाँ पर रेगिस्तान है। रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, चलते चलते, वहाँ पर पसीना है, स्क्रॉचिंग हीट है, गर्मी है, जलन है, तपन है, वहाँ से दुखी हो जाता है। अब इन सब को छोड़ के वो एक और दिशा में जाता है, और एक और दिशा में जाकर किसी पर्वत की शिखर पर जाकर अपने सारे हथियार फेंक देता है। जैसा कि आप जानते हैं, केतु के 4 हाथ हैं। एक हाथ में तलवार है, उसे फेंकता है। दूसरे में गधा है, उसे ही फेंक देता है। तीसरे हाथ में उसकी ढाल है, उसे फेंक देता है। अब झंडा बचता है, तो झंडे को उस पर्वत पे गाड़ देता है, और वहाँ पड़ जाता है, थका हारा, फ्रस्ट्रेटेड, अपने से फ्रस्ट्रेटेड, बुरी तरह दुखी, कुछ समझ में नहीं आता। वो बैठ जाता है, सोच पर लेट जाता है, एनर्जी जैसी री एनर्जाइज होता है तो बैठ जाता है, बैठ के मेडिटेट करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे ही वो मेडिटेट करना शुरू करता है, ध्यान करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे यूनिवर्स के वाइब्रेशन से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन उसके पास है बचपन से, उस क्षण से पास है। बच्चे के पास होता है, राहु के पास, केतु के पास भी अपना वाइब्रेशन है, क्योंकि वाइब्रेशन से ही दुनिया को समझ पा रहा है। जैसे ही वो उस वाइब्रेशन से जो यूनिवर्स की एनर्जी है, साइंस ऐसा बोलती है, वेव्स में चलती है। चाहे प्रकाश की एनर्जी हो, चाहे साउंड की एनर्जी हो, या यूनिवर्स की बाकी एनर्जी हो, वो वेव्स में चलती है। तो वेव से, सेंसेशन से जो एक साथ होता, एक तादाद में स्थापित होता है। तो केतु अपने ध्यान की मुद्रा में धीरे 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 पूरे यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना शुरू करता है। जैसे ही वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू करता है, तो वहाँ उसे ज्ञान की उपलब्धि होती है। वो ब्रह्म का या ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाता है, और उसकी आत्मा
परमात्मा से मिल जाती है। राहु यहाँ एनलाइटेंड हो जाता है और राहु यहाँ एनलाइटेंड होने के साथ वो अपनी आत्मबोध हो जाता है, उसका सारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। केतु जब अपना ध्वज वहाँ गाड़ देता है और उसके बाद तपश्चर्या में या ध्यान में मग्न हो जाता है, तो फिर जो केतु का ध्वज है वो पूरे यूनिवर्स में व्यापक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम केतु को ध्वजाधारी बोलते हैं। उसको हथियार हैं, हम हथियारों की बात नहीं करते, हम उसके ध्वजाधारी होने की बात करते हैं। और ध्वज कहाँ होता है? ध्वज या तो राष्ट्र के ऊपर होता है, राष्ट्र का जो पॉइंट होता है, किला होता है, उसके ऊपर होता है। जब सेना विजय करती है तब होता है, या मंदिर में होता है। जब कोई आदमी आत्मा को जीत लेता है या आत्मसात हो जाता है, प्रभु से मिल जाता है और अपने ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, तब भी उसका ध्वज वहाँ पर लहराने लगता है। इसलिए केतु ध्वजाधारी है। केतु को हम आध्यात्मिक ग्रह बोलते हैं और केतु को हम गुरु के बराबर मानते हैं, बृहस्पति के बराबर मानते हैं। बृहस्पति भी देव गुरु है और केतु भी गुरुवत हो जाता है और आध्यात्मिक ग्रह है। और कुंडली में जब केतु अच्छा हो तो आदमी को दुनिया में हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन उसका आध्यात्मिक पथ या धार्मिक पथ बहुत प्रबल हो जाता है। और केतु कैसे क्या क्या करता है, किस किस राशि में कैसे रिजल्ट देता है, इसकी हम बात अलग अलग राशियों और ख़ास तौर से नक्षत्रों के द्वारा करेंगे। और इसे आप जैसे प्रेम से आप पहले हमारे प्रोग्राम देखते थे, उसी प्रेम से इसे भी देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।